से अधिकांश पर हमारी सामान्य शिक्षा का प्रभाव ऐसा रहा है कि हम यह मानने लगे हैं कि पहले तो स्वतंत्रता एक अच्छी चीज है, और दूसरी बात यह है कि इस पर अधिकार करने से हमारी खुशी में वृद्धि होने की संभावना है। यह अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि हर समय एक क्षण का विचार हमें यह दिखाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए था कि इनमें से कोई भी प्रस्ताव स्वतः स्पष्ट नहीं है। लेकिन मुझे लगता है, यह एक सामान्य ऐतिहासिक गड़बड़ी के रूप में हमारे विचारों में सटीकता के लिए इतना उत्साह नहीं है कि अब हम में से कई लोगों को हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों के अर्थों की अधिक बारीकी से जांच करने के लिए मजबूर किया जाता है। न केवल उनके अर्थ, बल्कि स्वतंत्रता या लोकतंत्र जैसे शब्दों से जुड़े मूल्य भी आज सवालों के घेरे में हैं। जब हम स्वतंत्रता के बारे में बोलते या लिखते हैं तो हम रूपकों का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ सामान्य जांच के लायक हैं। हम कितनी बार किसी राज्य या संगठन के भीतर विस्फोटक ताकतों के बारे में सुनते हैं? लोगों या व्यक्तिगत भावनाओं के टूटने की बाधाओं के आउटलेट की तलाश में। ये और ऐसे असंख्य अन्य रूपक स्वतंत्रता के क्रांतिकारी पहलू को संदर्भित करते हैं। अन्य गुण रूपक भी हैं जो स्वतंत्रता को अलग तरह से संदर्भित करते हैं। 1. हमारी सामान्य शिक्षा का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है? 1. हम विनम्र हो गए हैं। 2. हम सहानुभूतिपूर्ण हो गए हैं। 3. हम काफी समझदार हो गए हैं। 4. हम आलोचनात्मक रूप से विश्वास करने की प्रवृत्ति रखते हैं। 2. निम्नलिखित में से कौन सा पद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक होना चाहिए? 1. आलोचनात्मक चर्चा। 2. स्वतंत्र विचार। 3. स्वतंत्रता। 4. विचारशील। हम अपने में सटीकता के लिए उत्साह पाने के लिए उत्सुक क्यों हैं? विचार। 1. हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों के अर्थ की जांच करने के लिए। 2. जीवन के मूल की जांच करने के लिए। 3. स्वयं स्पष्ट होना। 4. हमारी खुशी बढ़ाने के लिए। 4. और न केवल अर्थ। लेखक क्या करता है? इस वाक्य से कहना चाहते हैं, 1. कभी कभी अर्थ प्रामाणिक नहीं होता। 2. अर्थ पर्याप्त नहीं है। 3. अर्थ आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। 4. अर्थ के अलावा कुछ और। 1. पल का विचार काफी होना चाहिए था। 1. अपनी राह पर चलना। 2. हमें यह दिखाने के लिए कि इनमें से कोई भी नहीं। प्रस्ताव स्वयं स्पष्ट है। 3. अधिक बारीकी से जांच करना। 4. तथ्य को समझना। मार्ग -2। जैसे ही चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, वह आकार बदलता हुआ प्रतीत होता है। हम कुछ नामों को चंद्रमा की कुछ आकृतियों से जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम चंद्रमा का एक छोटा सा हिस्सा देख सकते हैं, तो उसे वर्धमान चंद्रमा कहा जाता है। वर्धमान एक आकृति है जो एक उंगली के नाखून की नोक की तरह दिखती है। जब हम चंद्रमा को बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, तो उसे अमावस्या कहा जाता है। जब हम पूरे चंद्रमा को देख सकते हैं, तो उसे पूर्णिमा कहा जाता है। आमतौर पर हर महीने केवल एक पूर्णिमा होती है। कभी कभी, हालांकि एक महीने में 2 पूर्णिमाएं होंगी। जब ऐसा होता है, तो दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। अगले 20 वर्षों में केवल 15 होंगे। ब्लू मून्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक ब्लू मून एक बहुत ही दुर्लभ घटना है। इस तथ्य ने लोगों को प्रेरित किया है उनके जीवन में अन्य बहुत ही दुर्लभ घटनाओं का वर्णन करने के लिए वंस इन ए ब्लू मून अभिव्यक्ति का उपयोग करें। 6. चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और अपना परिवर्तन करता हुआ प्रतीत होता है। 1. आकार। 3. स्थान। 4. रंग। 7. हम कब कह सकते हैं कि यह नीला चांद है? 1. जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो। 2. जब चंद्रमा का रंग नीला हो। 3. जब हम चांद को बिल्कुल नहीं देख सकते हैं।
4. जब हम चांद का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही देख सकते हैं और हम इसे अमावस्या कहते हैं। जब 1. हम पूरा चांद देख सकते हैं। 2. हम दो पूर्णिमा नहीं देख सकते। 3. हम चंद्रमा को नहीं देख सकते हैं। 4. चंद्रमा एक अर्धवृत्त के आकार का है। 9. किसी ऐसी चीज का उदाहरण दे जिसमें अर्धचंद्र हो। चंद्रमा के अलावा अन्य आकार। 2 अक्षर डी, 1 अक्षर, 3 अक्षर सी, 4 अक्षर ओ। 10. लोगों ने वंस इन ए ब्लू मून मुहावरे का उपयोग करने के लिए क्या प्रेरित किया? 1. तथ्य यह है कि साल में एक बार नीला चांद देखना। 2. यह तथ्य कि नीला चांद देखना बहुत दुर्लभ है। प्रतिस्पर्धा। 3. तथ्य यह है कि नीले चांद को अधिक देखना वर्ष में एक बार। 4. दिए गए आंकड़े कारण का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है।